आप सभी का स्वागत है डायलॉग्स फ्रॉम संगम पॉडकास्ट के एपिसोड 1। मेरा नाम है पार्थ जोशी और आज मैं इस पहले एपिसोड में, जिसका नाम है पाथवे टू प्रोग्रेस इनसाइट फ्रॉम भिलवाड़ा, मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूँ, चाहे बात हो समाज सेवा, गौ सेवा की या फिर पर्यावरण संरक्षण की। अगर हमें दिल से कोई पहला नाम याद आता है तो वह है हमारे माननीय विधायक जी श्री अशोक जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आभार आपका। सर के बारे में हमने बहुत सुना, बहुत जाना, पर सर मैंने खुद से आपके बारे में जितना भी सुना, मैं बस आपको ये परिभाषित करके बताना चाहूँगा कि आपकी जो समाज सेवा से लेके राष्ट्र सेवा तक की जर्नी रही है, उस जर्नी को शब्दों में पिरोना शायद कम रहेगा। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब राजस्थान में चुनावी माहौल चल रहा था, उस टाइम भिलवाड़ा ने सिर्फ आपके लिए पूरे भारत के आगे एक नई मिसाल कायम, और उस मिसाल के लिए मैं एक दिनकर जी की कविता कहना चाहूँगा, और वो कविता कुछ इस प्रकार है। सदियों की ठंडी बुझी रात सुबह उगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रहा समय के रथ का धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती। और सर, इसी सिंहासन में जनता ने आपको बिठाया और हमें हमारा प्रिय नेता बना। इसी के साथ मैं आपसे हमारा पहला प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप इस पूरी तस्वीर को कैसे देखते हैं और जनता के इस एक मत की कीमत के ऊपर आप क्या विचार देना चाहेंगे? राजनीति सत्र हमारे लिए नया था। हम इस सत्र में एक अच्छी सोच लेकर आए और साथ में भिलवाड़ा का विकास, और आगे चल के हमने देखा जनता का जो विश्वास और प्रेम और सहयोग मिला, तो ये पद नहीं माना हमने, एक दायित्व माना है। तो दायित्व को अच्छे से करना है और दायित्व को पूरा करते हम तो दायित्व आनंद में बदल जाता है, ऐसा मैंने जाना। जैसा कि सर हम सब जानते हैं कि राजनीति की गलियों में नाम बनाने से पहले आप एक बहुत बड़े उद्योगपति रह चुके हैं। तो ये उद्योग का जीवन और राजनीति के जीवन के क्या अलग अलग अनुभव है जो आप हमें बताना चाहेंगे? उद्योग का जीवन भी अच्छा है। जो हम सब लोग धरती पर आते हैं, अपनी यात्रा शुरू होती है शिक्षा के बाद, फिर जॉब करें चाहे बिजनेस करें, और बिजनेस के बाद परिवार, समाज और देश। आपका जो भी अर्जित करते धन को शुद्ध हो, और अर्जित शुद्ध धन नियोजित के लिए है, समाज के लिए और देश के लिए। और फिर आगे जाते हैं तो धन मुक्ति देता है, मुक्त करता है। अगर धन को आप अपना नहीं मानते हैं, क्योंकि अपने आय हमारा कार्य ये है, इसलिए हमें ये करना है। तो उद्योग भी एक बिजनेस की दृष्टि से देखा जाए अच्छा है, कर्म का मार्ग है। और राजनीति सत्र पूरा सेवा का सत्र है, और जिनको भी आना है तो सेवा के लिए आए, निष्काम सेवा के लिए। शायद हम सब जानते हैं कि आपके जीवन में आध्यात्म और साहित्य दोनों का एक बहुत ही घनिष्ठ जुड़ाव रहा है, परंतु राजनीति तो इनसे बिल्कुल उलट हो जाती है। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं? क्योंकि आज के समय में हम जैसे विद्यार्थी जो सिर्फ स्कूल और कहीं ट्यूशन को भी बैलेंस नहीं कर पाते, वहाँ आप जिंदगी के दो एकदम अलग पहलुओं को बैलेंस करके चलते हैं, कैसे सर? बस आपकी सोच अच्छी हो, सोच के साथ आपके विचार बनते हैं, भाव बनते हैं और जीवन बनता है, और सब बैलेंसिंग होता जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। अगर सोच अच्छी है, जीवन अच्छा है, तो करना होने में बदलता है। हमें लगता था, हमारे पिताश्री कहते थे कि अपनी सफलता एक सत्र तक है, पर अपने से जुड़कर दूसरे सफल हो तभी अपनी पूर्ण सफलता है, नहीं तो आधी सफलता है। बिजनेस के लिए कि जो भी हमसे जुड़े उनको अच्छा लगे। और राजनीति सत्र
पूरा एक जनता के बीच में है, पब्लिक के बीच में है, और उनके लिए जो भी उनके कार्य से लेके, विकास से लेके, चाहे सोच से लेके, बस उनको सुनना, जो आप बेस्ट कर सकते हैं उसको करना। सर शायद इन्हीं आपके कुछ विचार और ऊंची सोच से आज भीलवाड़ा इतना आगे बढ़ चुका है। जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि भीलवाड़ा नगर परिषद से आज नगर निगम बन चुका है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद और कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो सर, अब जब भीलवाड़ा एक नगर निगम बन चुका है, तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अब भीलवाड़ा के विकास का आयाम को किस तरह से गति मिलेगी, इसके क्या प्रयोजन रहेंगे, क्योंकि सारे भीलवाड़ा वासी बहुत एक्साइटेड हैं। भीलवाड़ा नगर निगम बन चुका है, तो अब क्या प्रयोजन आपने सोचे हैं कि भीलवाड़ा का विकास हो? नगर निगम के लिए पहले तो हम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे, साथ ही हमारे भीलवाड़ा के सांसद साहब का भी आभार व्यक्त करेंगे, महापौर जी का भी। उन सबका सबके सहयोग से संभव हुआ। और अभी वर्तमान में भी हमारी जो प्रदेश की सरकार है, यूँ कहे तो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, देश और प्रदेश की दोनों सरकारें बहुत अच्छे से काम कर रही है। नगर निगम भीलवाड़ा के विकास में गति मिलेगी, यहाँ का क्षेत्र भी बढ़ेगा, साथ ही अधिकार भी बढ़ेंगे, तो भीलवाड़ा के विकास के एक नए आयाम स्थापित होंगे। स्मार्ट सिटी अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने अच्छे शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तित करने का, उसमें भीलवाड़ा का भी स्मार्ट सिटी के अंदर नगर निगम की वजह से स्मार्ट सिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। जी सर, आपकी शायद ये सकारात्मक सोच ही है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। इस सकारात्मक सोच से ही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आ जाते हैं, तो वो उन उतार चढ़ाव को लेकर या उन परेशानियों को लेकर बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। आपका वो प्रेरणा स्रोत क्या रहा है कि आप हमेशा अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहते हैं? देखिए, हमारे जीवन के मुख्य तो मेरी माँ थी। जो पाया था मैंने, शब्द नहीं है। माँ के बाद पिता, और पिता के बाद मेरे गुरु, और गुरु के बाद गौ माता। उन्होंने जीवन को जिस तरीके से संस्कार दिए थे माता पिता ने, और गुरुदेव ने पूरे जीवन को अध्यात्म में, परमात्मा के क्षेत्र में जोड़ा है, तो सब कुछ उनका ही है, मेरे गुरु का है, माता पिता का है। फिर जुड़ने का अवसर मिला गौ माता को, उनसे जो पाया वो भी शब्द नहीं है। और यूँ देखेंगे तो आगे अपन देश में हमारे उद्योग की दृष्टि से देखते हैं तो टाटा ग्रुप है, आदरणीय रतन जी टाटा है, जो एक ट्रस्टी की भांति जीते हैं, निष्कामता वहाँ से ले सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, वो एक युग पुरुष है, योगी है, और उनकी तपस्या, साधना, देश प्रेम, देश सेवा, उनसे ले सकते हैं। संत हुए थे शरणानंद जी, 50 वर्ष पहले उनका शरीर छूट गया था, उनके दर्शन नहीं किए थे, प्रज्ञाचक्षु थे। उनसे भी काफ़ी कुछ जीवन को सुंदर बनाने में उनका योगदान रहा। जीवन में सबसे ऊपर दर्जा होता है एक माँ, फिर पिता का, और फिर तो ये आज की पीढ़ी के लिए मैं आपसे एक सीख के लिए एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, जो कि मतलब हमारी जो युवा पीढ़ी है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे लिए जो सबसे ऊपर है, जो सबसे आदर्श व्यक्तित्व कोई मान सकते हैं, तो वो है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वो एक आदर्श व्यक्ति, एक समाज सेवी, एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र और एक आदर्श भ्राता रहे। ऐसा ही कुछ व्यक्तित्व सर आपसे बात करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद आपका भी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हम जैसी जो भारत की नई युवा जवान पीढ़ी है, वो ऐसे क्या सीख ले सकती है कि वो अपने जीवन को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखते हैं? पार्थ बेटे, आपने बहुत अच्छा कहा। प्रभु श्री राम, उनसे भी हमने बहुत कुछ पाया है। उनका जीवन, वो जो आपने बताया, बहुत अच्छे बेटे होना, दोस्त होना, एक राजा होना, मित्र होना, एक पिता होना, हर एक दायित्व में उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही।
तो प्रभु श्री राम हमारे आदर्श थे, श्री कृष्ण। और ये हम अच्छी सत्संग से भी सीख सकते हैं, अच्छी पुस्तकें भी अपनी मित्र बन सकती है। अच्छे लोग जो हमारे देश के बहुत बड़े महान क्रांतिकारी भी रहे, अपन सुभाष महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, उसके बाद ऐसे तपस्वी जिनको कह सकते हैं डॉक्टर हेडगेवार साहब, गुरुजी, संस्थापक अपने संगठन के, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, ऐसी कई विभूतियाँ हुई। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम। भारत की भूमि तो एक देवभूमि कह सकते हैं, और उसके साथ ही भारतीय संस्कृति विश्व में श्रेष्ठ संस्कृति, सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मुख्य रहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। इन सब से प्रेरणा लेने जैसे है। और वर्तमान में तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें ऐसे अद्भुत राजा मिले हैं, जो निष्काम योगी, जिन्होंने देश को इतना कुछ दिया, सब कुछ श्वास श्वास, उनसे अपन खूब प्रेरणा ले सकते हैं। 16 घंटा 18 घंटे उनकी पुरुषार्थ करना, प्रसन्नता, कभी अस्वस्थ न होना, हर वक्त एक्टिव रहना, और ऐसे साहसिक निर्णय, धारा 370, प्रभु श्री राम का मंदिर, चंद्रयान तक पहुंचना, सीए का नियम, ऐसे कई चीज़ें बोला है। तो ऐसे महान पुरुष से अपन सीख सकते हैं। जी सर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया श्री राम के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, मोदी जी के बारे में, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में और भारत की संस्कृति के बारे में। इससे मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें आई हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि महाभारत में कृष्ण ही पार्थ के सारथी थे, और यहाँ पार्थ मैं नहीं, यहाँ पार्थ पूरा भिलवाड़ा है और वो श्री कृष्ण आप है। ऐसे ही साथ में मोदी जी जैसे कि भारत के राजा हैं, वैसे ही भिलवाड़ा में आपको सबसे ऊपर माना गया है। तो क्या आपको अपनी जिम्मेदारियों के लिए क्या खुशी होती है कि आपको ये पद दिया गया है? ये पद मेरे लिए था नहीं, मैंने कभी इसका चाह तो रखी नहीं थी, और मेरा लक्ष्य भी नहीं था ये क्षेत्र में आना, बिल्कुल भी। एक बहुत पहले कुछ भाव रहे होंगे कि हम देश के लिए कुछ कर सके, एक भाव थे, और वो भी अपना व्यक्तित्व लेकर इस क्षेत्र में जाना, एक सोच थी ये। पर ये सोच इस परिणति में आ जाएगी ऐसा मैंने नहीं चाहा था, और ये प्रभु की योजना के तहत हम इस क्षेत्र में आया है। पर यो शुरू में तो लगता था, टफ ही लगता था, क्योंकि राजनीति बिल्कुल अलग स्थिति रहती है पूरा जीवन। पर हम आपको कह सकते हैं कि हमने अभी 10 महीने लगभग हो गए मुझे इस क्षेत्र में आए हुए, शुरू से लेकर अभी तक। जब हम पहली बार इस क्षेत्र में चुनाव में आए तब भी, और अभी तक मैं अपने सिद्धांत और सिस्टम से कहीं कुछ भी उसी को जिया है, सिद्धांतों को, सिस्टम को। चुनाव में आना, राजनीतिक क्षेत्र में जैसे अपन ने सत्य, सनातन और सत्य और सिद्धांत के साथ कोई समझौता न करना, और आज तक भी उसी स्थिति में चलते हैं। कभी कभी लगता है, क्योंकि मेरा जो स्वभाव रहा भीतर की यात्रा वाला था और ये बाहर की यात्रा है, तो पब्लिक के बीच में, बहुत बड़ी पब्लिक के बीच में जाना है और वहाँ कुछ कहना स्पीच के लिए, तो थोड़ा टफ रहता था। मुझे कोई अलग से नहीं, जब भी मुझे सहज स्थिति में जो लगे वो कहना रहता है। तो वो लगता है, फिर भी हम इस क्षेत्र में आने के बाद विधानसभा से लेकर सरकार के पास जाने से लेकर, विधानसभा में अपने भिलवाड़ा के विकास के लिए विषय रखने थे, वहाँ हमने 14-15 बार अपनी बात रखी। पूरे सीएम साहब तक से लेकर मंत्रिमंडल से मिलना, सरकार से मिलना, भिलवाड़ा स्तर पर जितने भी अधिकारी से, तो पूरा प्रयास करते हैं। और जैसे आपने कहा ना, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए, वो युग पुरुष है, वो सागर है।
हम वहाँ नहीं हैं। आपकी भूमिका बहुत सुंदर बेटा पार्थ की। हम श्री कृष्ण की भूमिका में नहीं, हम एक छोटे से उनके अंश में आते हैं, एक बूंद जितना एक प्रयास कर रहे हैं। और बस यही देखा है, जो बेस्ट कर सकते करना है, वो हर दृष्टि से। पर कभी कभी थोड़ा सा लग जाता है शत्रु, प्रयास पूरा रहता है और उसमें सभी का श्रेय होता है, सभी मित्रों का होता है, भीलवाड़ा की जनता का होता है, और उसके साथ आपके ऑफिस में रहने वाले कार्यकर्ता का आ गया, सबका। तो सभी के सहयोग से अपन कुछ अच्छा कर पाएंगे, प्रयास करते हैं। शुरू में लगा हम कहाँ आ गए थे, पर मुझे लगता था यार एमएलए साहब, ये मुझे अच्छा नहीं लगता था, विधायक कहना भी। तो बाद में मैंने जाना है कि दायित्व है, बस दायित्व आपने स्वीकार किया, और दायित्व से भी आपका विकास होता है निष्काम भाव से। क्योंकि हम सबका धरती पर आने का मुख्य उद्देश्य होता है प्रभु को पाना, परमात्मा को पाना, या कह दीजिए परम आनंद को पाना, यही लक्ष्य होता है। तो उसमें ये सहयोगी बनेंगे। अगर आप अपने दायित्व को अच्छे से निभाते हैं तो परमात्मा का प्रेम मिलता है। जी सर। प्रयास है। जैसा कि सर आपने कहा कि शायद राजनीति में आने का आपने नहीं सोचा था, पर शायद ये ऊपर वाले का इशारा ही था। क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं कि कोई सबसे बड़ा अगर पुण्य का काम हो सकता है तो होती है गौ सेवा, और इसके बारे में तो आपसे ज़्यादा कौन जानता है। गौ सेवा करना, समाज सेवा करना, ये सब काम, और ये आप राजनीति में आने से पहले से कर रहे थे। शायद इसलिए ही ये भगवान का ही कोई इशारा था कि आप राजनीति में आएँ और उससे दूसरों का। इसी के साथ जैसे कि आपने पहले कहा था कि हमें किताबों से भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती, पर आज के समय की अगर हम बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि बीता समय किताबों का, अब तो मोबाइल का ज़माना आया है। बदल गया पढ़ने का सलीका, अब तो मोबाइल से ही लोगों का याराना है। ये एक ऑनलाइन युग बन चुका है। इस ऑनलाइन युग में लोग मोबाइल के बिना सूना सूना महसूस करते हैं। तो पर आपको नहीं लगता कि किताबों का असली में महत्व इन सब चीज़ों से 2 गुना है? तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस आधुनिक समय में मोबाइल समाज के लिए एक अभिशाप है या फिर कोई वरदान? अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, उसका आप अगर सही ढंग से यूज़ करते हैं तो वो वरदान बनती है, और मिसयूज़ करती है तो अभिशाप बनती है। पुस्तक आपको ठहराव देगी, और ठहराव ही आपको, ठहरना ही आपको पाना होगा। मोबाइल में आपको निरंतरता रहेगी, बस आपकी उत्सुकता रहेगी, पहला दूसरा तीसरा चलते जाएंगे आप उसमें। तो पुस्तक पढ़ना तो सुंदर है, बहुत सुंदर है। अगर कुछ मोबाइल का भी आप उसको, टेक्नोलॉजी को यूज करें उस दृष्टि से एक लिमिट तक, तो ये अच्छा है। आपका राजनीति से पहले उद्योग में भी बहुत ज़्यादा नाम रह चुका है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जानते होंगे कि भीलवाड़ा को हमेशा से एक टेक्सटाइल सिटी कहा गया है। भीलवाड़ा को भारत का मैनचेस्टर तक का नाम दिया गया, परंतु आज के समय में कुछ इंडस्ट्रीज नीमच और मध्य प्रदेश की ओर बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसका भीलवाड़ा के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा? ये प्रभाव अच्छा होगा, बुरा होगा? और अगर ये प्रभाव बुरा होगा तो इसके लिए आप किस तरह से सोचते हैं? सही कहा बेटा आपने। भीलवाड़ा टेक्सटाइल में एशिया का मैनचेस्टर है, और टेक्सटाइल में राजस्थान में जीडीपी में 3रा स्थान रखता है, और टेक्सटाइल ही भीलवाड़ा का बहुत बड़ी देन रही है भीलवाड़ा के विकास में। अभी वर्तमान समय में टफ है, क्योंकि अपने पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश और गुजरात, वहाँ की पॉलिसी टेक्सटाइल के प्रति ज़्यादा उदार है। अभी अपनी राजस्थान की प्रदेश सरकार वर्तमान की, अपने मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी से लेकर पूरा मंत्रिमंडल, सबके भाव ऐसा है कि अपनी टेक्सटाइल पॉलिसी को इन दोनों के कंपैरिजन में लाके खड़ा किया जाए। हमने उनसे मीटिंग भी की, उनके पास अपने उद्योग मंत्री को भेजा भी था पूरा,
तो कुछ कुछ चीज़ें तो उन्होंने परिवर्तन किया है कि भीलवाड़ा के लिए जो कंपटीशन रहता है पावर का है मुख्य चीज़। पावर के लिए जैसे अपन मध्य प्रदेश में जाएंगे तो बहुत रेटें कम है, राजस्थान से, गुजरात में भी कम है। तो उसके लिए अपन ने जैसे अपना सोलर पावर था, और सोलर से एनर्जी मिलती है वो प्राकृतिक और नेचुरल मिलती थी। पहले जो निजी इकाइयों पर कैप्टिव पावर 100% ही मिलता था, अभी 200 कर दिया है। और 200 से अपन सोलर की जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, कोई भी फैक्ट्री है, उसमें 40% के लगभग उनका खुद का प्रोडक्शन सम्मिलित हो जाता है। वो कॉस्ट बहुत कम करता है। खुद का अगर पावर है अपनी फैक्ट्री के अंदर तो 2 रुपए की कॉस्ट तक ही आता है लगभग। तो इसको अभी करना है ओपन। गुजरात में था ओपन। तो अगर आपके पास जितना कैप्टिव पावर है भी 1 मेगावाट है, तो अभी 1 मेगावाट, पहले तो 1 मेगावाट में 1 मेगावाट ही सोलर लगा सकते थे। अभी 1 मेगावाट की जगह 2 मेगावाट अपन सोलर प्लांट कर सकते हैं, ऐसा अभी बजट में घोषणा की है। इसको अपन चाहते हैं भी 4 गुना हो जाए, 1 मेगावाट के बदले में 4 मेगावाट, और या ओपन पॉलिसी आ जाए कि जितना चाहिए उतना लगाए। तो पावर में अपन एक पड़ोसी राज्य से अपन कंपटीशन कर पाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे उसमें, जैसे मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जैसे अपन पावर के बाद सोचेंगे भूमि की उपलब्धता, वो कम रेट में मिले, उसके लिए भी अपने उद्योग मंत्री जी का भी भाव रहा। और उन्होंने नगर निगम के पहले ही, अपने मुख्यमंत्री जी ने भीलवाड़ा के लिए नगर निगम बनने के पहले ही उन्होंने टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की थी। टेक्सटाइल पार्क की घोषणा के साथ पहले मेमू कोच आ रहा था, वहाँ उन्होंने करीब 1200 एकड़ भूमि थी वो टेक्सटाइल में कन्वर्ट की, पर उसको लाना था पार्क में, पी मित्रा में। तब भी हमारे उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी ने कहा, सर मेरा पूरा प्रयास केंद्र से मैं पी मित्रा में लाऊंगा। तो पी मित्रा में आने के साथ पूरे सभी उनके बेनिफिट्स मिल जाते हैं, अनुदान से लेकर उनकी जितनी भी फैसिलिटी सुविधाएं मिल जाती है। तो हम एक दूसरे स्टेट से कंपैरिजन की पोजीशन पे आ जाएंगे, पावर से आ जाएंगे। और पी मित्रा पार्क का आना हो गया, अब उसको पी मित्रा में कन्वर्ट करना रहा, वो भी हो जाएगा। उसके साथ अपन उस स्थिति में आ जाएंगे। और उसके अलावा भी भूमि का हो जाएगा बहुत कम रेट में, पावर हो गया, बाकी गवर्नमेंट के जो सब्सिडी वगैरह रहती है और श्रमिक रहते हैं वो तो सभी जगह समान रहते हैं। तो अच्छी स्थिति होगी भी। कुछ तो परिवर्तन आया है, कुछ परिवर्तन के लिए जैसे भीलवाड़ा के लिए भी वर्तमान सरकार ने काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें दी। टेक्सटाइल पार्क की घोषणा दी, वो टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा था। नगर निगम का बनाना, एक स्मार्ट सिटी की तरफ जाना, फिर उसके बाद में एक पेयजल की योजना को सही करना। माही डैम अपना बांसवाड़ा में माही डैम है, वहाँ से अपन जल आएगा जयसमंद से भीलवाड़ा तक बहुत जल्दी। तो जल वाला विषय भी अपना बहुत जल्दी अच्छा कर देंगे। उसके साथ अपनी रोड का समझिए आप, जयपुर से दिल्ली, अपने भीलवाड़ा से जयपुर तक का एक्सप्रेस हाईवे, ऐसी कई चीज़ें हैं जो विकास में सहायक बनेगी। और टेक्सटाइल के लिए पूरी पॉलिसी में कुछ परिवर्तन किए हैं, नई पॉलिसी जी बनेगी, उनको पूरा ध्यान में रखते हुए एक अच्छी पॉलिसी लाएंगे, जिससे लोग अभी आज वर्तमान में मध्य प्रदेश जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, उनको रोका जाएगा। सबसे पहले तो आपने ये समझा कि शायद आसपास के जो हमारे पड़ोसी स्टेट हैं उनमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ है जो हमें शायद अभी लोगों को ज़्यादा बेनिफिट करेगी। पर उससे भी बड़ी बात जो आपने कही कि ऑलरेडी आपने विकास के लिए काम चालू कर दिया है, चाहे वो पावर की रेटों को कम करना हो या एक्सप्रेस हाईवे बनाना हो, और जैसा आपने कहा कि जयसमंद से जल लाना। और हमें पूरा विश्वास है, ना सिर्फ मुझे, ना सिर्फ यहाँ पे, पूरे भीलवाड़ा के हर जने को, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक को, सबको पता है कि आज नहीं तो कल टेक्सटाइल भी वापस पहले जैसा बनेगा। इसी के साथ मैं आपको अंत में सबसे महत्वपूर्ण हम युवा पीढ़ी के लिए हमारी तरफ से पूछना चाहूँगा, जो कुछ इस प्रकार आता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आप
ऑलरेडी एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, लेकिन फिर भी आपने राजनीति की गलियों में आके भी इतना नाम कमा लिया। पर हम जैसे जो विद्यार्थी हैं, अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं, इसको एक करियर ऑप्शन की तरह देखते हैं या इसके अंदर कोई मौका खोज रहे हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा या अच्छे से चीज़ कोई और नहीं बता पाएगा, तो अगर आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो मुझ जैसी युवा पीढ़ी का बहुत भला होगा। ऐसा पार्थ, राजनीति क्षेत्र यहाँ कहीं पर भी जाना हो, वहाँ पाने के लिए नहीं जाना है, हमें जीना है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ जीना है। और राजनीति क्षेत्र किस लिए है? कि राजनीति क्षेत्र है देश की सेवा के लिए है, जनता की भलाई के लिए है। या आप अच्छे नियम बनाएं देश की रक्षा के प्रति, देश के विकास के लिए, देश में प्रेम कैसे बढ़े, एक सौहार्द का वातावरण कैसे बने, देश ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचे, उसके लिए है। और राजनीति क्षेत्र निष्काम सेवा के लिए है बस, इसमें पाना नहीं है, इसमें तो बांटने के लिए जाना है। तो राजनीति तब उस स्थिति में जाना चाहिए जब परिवार में पूरे परिवार अच्छा बड़ा परिवार हो और आपके दायित्व पूरे हो गए हो, या आप अच्छी बड़ी फैमिली हो और आपको भाइयों ने मुक्त किया हो कि मैं देश के लिए कुछ करूं, तो वहाँ पाना के लिए नहीं जाना, वहाँ तो मात्र बांटने के लिए जाना है, देने के लिए। तो वो उस स्थिति में जाना कि निष्कामता की पोजीशन पे। और निष्कामता के लिए हमने आपसे पहले भी कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो है मोदी जी, योगी जी, उसके साथ भी केंद्र के मंत्रियों में कई इतने श्रेष्ठ मंत्री है। अगर जीना है तो उन सबके अनुसार जीना है कि अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी को लीजिए, नितिन गडकरी जी को लीजिए, अश्विनी वैष्णव जी को लीजिए, पीयूष गोयल जी को लीजिए, सीतारमण जी को लीजिए, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को लीजिए। तो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने पूरा देश सेवा उनका पूरा मुख्य उद्देश्य है, तब राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में सेवा यानी सेवा के मार्ग से परमात्मा का मार्ग सरल हो जाता है, प्रभु का मिलन सरल हो जाता है निष्काम सेवा से। तो बच्चों से हम कहेंगे कि वो सबसे पहले तो बहुत कंफर्ट जोन में जिए, बहुत मस्ती के जीवन में, अच्छे दोस्त बनाए, अच्छी पुस्तक पढ़े, खेले। उसका लक्ष्य को, जैसे आपने सोचा भी लक्ष्य बनाया मैंने आईएएस होना है, किसी को लगा मैं आरएस होना है, किसी को डॉक्टर होना, किसी को इंजीनियर होना है, किसी को उद्योगपति होना, ये लक्ष्य दबाव के लिए नहीं है। आप उस क्षेत्र में बढ़िए कि मुझे आईएएस होना है, किस लिए होना, कि मुझे एक अच्छा अधिकारी की भूमिका निभानी है, मैं अपने परिवार के साथ साथ कुछ अच्छा कर सकूं। तो आपका अभी क्या हुआ, अभी बच्चों में अपन क्या देते हैं, कंपटीशन बहुत देते हैं, बच्चों में महत्वाकांक्षाएं बहुत देते हैं, प्रतियोगिता देते हैं। अभी बहुत सी बार हमें अलग अलग क्षेत्रों में जाना पड़ता है, अभी खेलकूद प्रतियोगिता चलती है, तो मुझे लगा कंपटीशन खेलने का 10 टीमों में एक टीम जीतेगी, प्रथम आएगी, कुछ बच्चे आएंगे, बाकी बच्चे क्या करेंगे। तो मुख्य चीज तो थी उसको खेलना, उसका विकास, उसकी प्रतिभा का विकास करना, मित्रता प्रेम करुणा का विकास करना, नए दोस्त बनाना, नई समझ का आना। तो बच्चों से कहेंगे कि वो बहुत कंफर्ट जोन में जिए, बचपन को जैसे जिए, छोटे हैं तब खेलने में, कूदने में, पढ़ने में, और अच्छे दोस्त बनाए। सबसे पहले हम कहेंगे बच्चों को दोस्त को सबसे पहले चुनते वक्त ध्यान रखना चाहिए, दोस्त कौन है आपका। और हर माता पिता का भी दायित्व होता है कि हर एक दोस्त के नंबर और हर एक दोस्त का इंटरव्यू माता पिता को लेना चाहिए। अगर एक अच्छे दोस्त ही उसके जीवन को सुंदर बना सकते हैं, अच्छे इंसान बने, अच्छे मनुष्य बने, लगे किसी को उपस्थिति से एक शकून लगे, आपको कोई देख के उसको प्रसन्नता बढ़ जाए, उसकी समस्या का समाधान हो जाए। पाना, अभी आप कहेंगे जैसे हम इस क्षेत्र में आए, 24 दिन की यात्रा रही हमारी, मात्र 24 दिन की। कभी हम किसी पार्टी में नहीं थे, संगठन में नहीं रहे, कभी हमने कोई भूमिका नहीं अदा की, न पाने का कोई भाव था, न मेरा कोई लक्ष्य था, और 24 दिन की यात्रा मात्र, और वो भी अपने सिद्धांत और सत्य के साथ में आना,
और उसमें सफलता, तो अपना लक्ष्य तो था नहीं कि मुझे वहां पहुंचना है, विधानसभा पहुंचना है, पाना नहीं था, फिर भी वहां अगर आपकी दृष्टि से, पब्लिक की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से देखेंगे तो आपने पा लिया। पाने के लिए प्रयास नहीं किया था, जीवन को जिया। अगर आपने बोला पहले कि आप ज्ञान के सागर हैं, बूंद है हम लोग, और हमने जो भी कार्य किया आज तक सेवा के मुझे कभी लगा नहीं, करने के लिए नहीं किया, मैं जिस मार्ग पर भी गया आनंद के लिए गया। जो भी कार्य आज तक किया मैंने अपने आनंद के लिए किया। और यहां पर पार्थ एक दूसरे के पूरक है सब कुछ, परमात्मा भी पूरक है, वो भी भक्त को कहते हैं, भक्त को प्रथम देते हैं, सब एक दूसरे के पूरक है। चाहे शिष्य और गुरु, चाहे मालिक और मजदूर, चाहे पति पत्नी, हर एक रिश्ते में एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा नहीं है। मेरे पिता कहते थे हमारे पास खेत के लगान का पैसा भी नहीं था, जो कुछ लिया समाज से लेते हैं, समाज को लौटाना होता है। तो सब बच्चों से कहेंगे अच्छे बेटे बने, अच्छे दोस्त बने, अच्छे भाई बने, और आगे अच्छे देशभक्त बने, देश के नागरिक बने। तो मैं अपने बारे में आपको सबसे और कहूंगा एक चीज, हर व्यक्ति को अपने घर में जो गृहिणी होती है, वो एक बेटी भी होती है, बहन भी होती है, माँ भी होती है, उनको बहुत सम्मान करें, उनको बहुत प्रेम दे। अगर आप उनको प्रेम और सम्मान देते तो जीवन में कभी कुछ अभाव नहीं होता है। और थैंक्सफुल का भाव बहुत पहली आवश्यकता है, जहां से भी जो मिले उसके पहले थैंक्सफुल के भाव रहे, कृतज्ञता के। इसी कर्म में हम आपको कहेंगे मेरा बेटा है, तो हमें हमारा बेटा भी राम जैसा लगता है, तो जीवन पूरा हो जाता है। भाई मुझे 5 पांडव जैसे थे, या भरत लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पिता मुझे ऐसे मिले, गुरु मुझे ऐसे मिले, विश्वामित्र वशिष्ठ जी जैसे, संदीपन ऋषि जैसे गुरु मिले, तो जीवन पूरा हो जाता है। और पूरे के लिए आते हम, तो हमें जीवन को सुंदर बनाना है, बस उसके लिए श्रेष्ठ जीवन को जीना, अच्छी सोच से शुरू करना। सोच अच्छी, सोच के साथ भाव बनेंगे, विचार बनेंगे, चिंतन बनेंगे, जीवन बनेगा। और उसके लिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हर व्यक्ति को थैंक्सफुल के भाव रखना, जो मैंने बीच में अभी हम आपके स्कूल के लिए बोलेंगे, संगम के लिए, कि हमारा हमेशा मेरे पिता ने बोला था कि गुण चोर नहीं होना चाहिए, जहां से भी जिनको मिलता है, जिससे भी मिलता है उनके प्रति थैंक्सफुल, कृतज्ञता का भाव हमेशा होना चाहिए, जिससे भी मिलता है। कि आपके स्टाफ में भी, हमारे स्टाफ में नवीन जी है, वो श्रेष्ठ काम करके लाते, तो हम उनको बोलते हैं आज पवन पुत्र का काम किया आपने हमारे, कोई भी हो उनके प्रति। तो हम स्कूल के प्रति भी ये भाव व्यक्त करते थे कि जब आपके स्कूल का 20 वर्ष लगभग हो गए होंगे, जब स्कूल की स्थापना थी पहले, उसके बाद आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का आना था, तब स्कूल के उद्घाटन पर, शुभारंभ पर हमें बुलाया था। हम रास्ते में सोच रहे थे कि हम हमारे किसी को भी हम माला नहीं पहनते हैं, न पहनाता हूँ, न पहनता हूँ, न मुझे किसी चीज़ों से, सॉल से, इन सब चीज़ों से मुझे दूर अच्छा नहीं लगता है। पर मेरे ये भाव बने कि मैं सोनी साहब का सम्मान करूं, यहां आने पर उनको माला पहनाऊंगा, जबकि हम माला नहीं पहनाते। पर मैं कोई व्यक्ति को मेरे भाव से, एक डॉक्टर वो थे अपने आदिनारायण राव साहब, विशाखापट्टनम के, वो पहले आते थे उस वक्त, तो कभी मुझे लगता है मैं उनका सम्मान करने जाऊं। तो ऐसे ही मुझे सोनी साहब के सम्मान करने के भाव रास्ते में बने। तब तक तो प्रोग्राम लेट हो गया था, क्योंकि उन्होंने भीलवाड़ा के लिए बहुत कुछ किया है। संगम स्कूल का आना, जहां आपका कोटा जाना पड़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बच्चों को, तो उन्होंने भीलवाड़ा में एक सुविधा दी। तो भीलवाड़ा में उन्होंने एक अच्छा स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा हॉस्पिटल, प्लस बहुत कुछ दिया है। तो हम पूरे भीलवाड़ा की तरफ से, भीलवाड़ा वासियों की तरफ से, और हमारे व्यक्तिगत तौर पे तो मैं उनके प्रति आभार और कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ। उन्होंने भीलवाड़ा के लिए बहुत कुछ दिया है। आपने जितनी सुंदरता और सकारात्मकता से सारे जवाब दिए, उतना ही आपका तेज और प्रभाव हम सब पे बढ़ता जा रहा है।
जैसे कि आपने सबसे पहले बताया कि जो बच्चा राजनीति में जाना चाहता है उसे सबसे पहले ये समझना चाहिए कि राजनीति में पाना नहीं, दूसरों के लिए बांटना आना चाहिए। उसके बाद आपने बताया कि आजकल कितना कंपटीशन है, लोग फर्स्ट आने की दौड़ में लगे हुए हैं, पर ये समझ ही नहीं पा रहे कि लक्ष्य तो फर्स्ट आना है ही नहीं, लक्ष्य तो है सीखना, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना। उसके बाद आपने कहा कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मस्त मौला होना चाहिए और सबसे जरूरी दोस्त अच्छे रखने चाहिए। इसी के साथ आपने फिर बताया कि जिंदगी में कौन सी चीजें कितनी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अंत करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई 2 शब्द मोटिवेशन के लिए कह सकते हैं तो मुझ जैसे कई छात्र, कई युवा पीढ़ी जो आपको आदर्श मानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा। इसी क्रम में जैसे भीलवाड़ा के लिए भी काफ़ी चीज़ें अपन सोचते थे, क्योंकि इनके साथ कुछ वो जानना भी चाहेंगे भीलवाड़ा के लिए, इसलिए मैं 1 मिनट के लिए कह रहा हूँ कि भीलवाड़ा के विकास के लिए अपने जल योजना थी अपनी अमृत 2, वो बहुत जल्दी 1 वर्ष में पूरे नगर के सभी नगरवासियों को चंबल का जल मिल जाएगा उनको अमृत 2 योजना में। उसकी DPR कंप्लीट हो चुकी है और सब कॉलोनी को जोड़ा गया है, कोई भी चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो। उसके बाद अपना सबसे बड़ा काम तो ये था, तो उसका चल रहा है, उसका मतलब 1 साल के भीतर DPR की स्थिति पहुंच गई। दूसरा था अपना एलिवेटेड रोड का था, ROB था, और भीलवाड़ा 2 भागों में है, पटरी के इस पार पटरी के उस पार। तो अपन एलिवेटेड ROB की भी DPR बन चुकी है और DPR स्वीकृति के लिए गई है। कुछ थोड़ा सा समय लग सकता है, उस स्वीकृति बहुत जल्दी मतलब थोड़े समय में आ जाएगी, तो एलिवेटेड और ROB का भी काम शुरू हो जाएगा। उसके साथ अपना माही डैम का जल तो थोड़ा समय लगेगा, पर बहुत बड़ी योजना है, शुरू तो कर चुकी है सरकार, वो भी जल आने वाला है। उसके साथ भीलवाड़ा के लिए कई चीज़ें थी कि जैसे भीलवाड़ा का कॉलेज है, कॉलेज में MCOM BCOM ही था, वहाँ BBA MBA का आना, BCA और MCA का आना, तो 2 तो आ चुके हैं, BBA और MBA। उसके साथ अब BBA और BCA आ चुका है, MBA और MCA भी आ जाएगा बहुत जल्दी। पॉलिटेक्निक कॉलेज का हो, गर्ल्स कॉलेज में 4 ब्रांचेस है, अभी में से 4 के लिए उन्होंने हाँ की है, प्रशासनिक स्वीकृति के लिए पड़ी है। जो बेटियों को 2 ब्रांच ही मिली है, भूगोल वाली ब्रांच है, पॉलिटेक्निक राजनीतिक शास्त्र वाली है और हिंदी मीडियम वाली है। तो ऐसे 4 ब्रांचों के लिए अपने कोशिश कर रहे हैं, तो चारों स्वीकृति पर पड़ी है, तो 2 या 3 तो कंफर्म हो जाएगी। उसके साथ अपना मानसरोवर हुआ, गांधी सागर हुआ, उसका डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अभी आपको बताया कि अभी अपने भीलवाड़ा के अधिकारी भी बहुत अच्छे हैं, कलेक्टर भी बहुत अच्छे आए हैं, अच्छी ऊर्जा है, प्रतिभा है, और उनका अपना अभी DMT फंड्स आता है भीलवाड़ा में। सबसे बड़ा भीलवाड़ा को विकास में सहायक बनता है, DMT फंड्स बनेगा। वो अभी तक 7-8 साल में करीब 98 के लगभग आया होगा, 98 करोड़। अभी उन्होंने 1 साल में अभी पूरी विधानसभा क्षेत्र 7 है, सबको मिला है 110 के लगभग, भीलवाड़ा को 180 करोड़ के लगभग के विकास के कार्य होंगे भीलवाड़ा में। तो ये भी एक बड़ा कार्य अभी शुरू होने वाले हैं। अभी कल ही अपने पूरे लोकार्पण और शिलान्यास हुए, पूरे प्रदेश भर के मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। उसमें भीलवाड़ा को 53 करोड़ तो लगभग शिलान्यास के हुए, 225 करोड़ लगभग अपने लोकार्पण के हुए। तो विकास के कार्य जैसे रोडें हैं, रोड के साथ में भी गार्डन का डेवलपमेंट है, गौ माता का विषय है, तो गौ माता को भी अपन ने बहुत जल्दी, पहले अपन 1000 के लगभग तो रोड से ली है, 1000 की क्षमता अभी बढ़ाते हुए काइन हाउस में अपन अभी तत्काल इस हफ्ते में लेने के लिए बातचीत की है। और उसके बाद एक नई गौशाला भी प्रस्ताव पास हो चुका है, अपने कलेक्टर साहब ने कर चुके हैं, वो बहुत जल्दी भी वो आ जाती है, तो पूरी गायों को भी अपन ले पाएंगे, रोड पर नहीं रख पाएंगे।
अभी तक तो थोड़ा थोड़ा कार्य बढ़ा है, तो अभी सभी कामों में अभी शुरू है, पर आगे अपने को लगता है सभी कार्य पूरे करेंगे विकास की दृष्टि से। विकास के लिए केवल बस अपन एक ही थी, सोच है, और सोच हमेशा अपन सत्य की रखेंगे, कोई संशय नहीं रहेगा, नीति न्याय की रहेगी, प्रामाणिकता की रहेगी, कोई संशय नहीं है। और सफलता केवल अपना एक अच्छा मानव होना ही होगा। धन्यवाद, शुभकामना, मंगल कामना आपको बहुत बहुत। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि आपने सब कुछ बताया कि आप आए, उसके बाद एलिवेटेड रोड का काम, जल योजना का काम, और सारे कॉलेज के अंदर बीबीए बीसी आना, और बहुत जल्द एमबी आना, और उसके साथ इतने सारे काम ऑलरेडी हो चुके हैं, और पूरी भीलवाड़ा की जनता को आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि इससे भी बहुत ज़्यादा काम होंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आज आपसे मैंने जितनी भी सीख ली थी, वो सारी सीख मैं अपने और सब हम पूरी युवा पीढ़ी अपने जीवन में लाएंगे और भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना बेटा, ढेर सारी शुभकामना।